इस देश में बनी है उसमें ऐसे ब्रिलियंट लोग कम ही देखने को मिलते हैं। ये देश धन्य है कि ऐसे लोग हैं, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब देश एक राजनीतिक और सामाजिक करवट बदल रहा है, ऐसे में बहुत सारे गाइडेंस की जरूरत होती है, लीडर्स की जरूरत होती है। विक्रम सिंह साहब अपने तर्कों से, अपने रेफरेंसेस से किसी को भी निरुत्तर कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर तरह तरह की शक्लों में, तरह तरह के मुखौटों में एक के बाद एक कोई ना कोई देश विरोधी ताकतें कुछ न कुछ करती रहती हैं। हमने देखा कि 2014 में सरकार बदलने के बाद किस तरीके से बहुत सारे एमपी और एमएलएज ने एक चिट्ठी साइन करके अमेरिका भेजी। फिर दुनिया के अंदर कहा गया कि साहब एक आदमी हिंदुस्तान में ऐसा आ गया है जो खूनी है और ये है और वो है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो सेटल होते गए, वैसी वैसी देश के अंदर और विदेशी ताकतों से मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र होते रहे, और किस तरीके से वो इनकाउंटर इशरत जहां का हुआ, फिर सोहराबुद्दीन का हुआ, फिर उसके बाद में दिल्ली में बहुत सारी चीजें हुई। और अभी हम ये देख रहे हैं कि 2014 से लेके मई 2021 के बीच में एक शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो एक विचार है, जो एक शख्स नहीं है, जो एक सोच है, और वो भारत को उसकी खोई हुई पहचान, उस सनातन की पहचान, हमारे आदर्श मूल और परंपराओं की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जिससे इस देश में हजारों करोड़ों गद्दारों को ये बात बहुत पच नहीं रही है। और तरह तरह से एजेंडे के तहत कभी शाहीन बाग होता है, फिर दंगे होते हैं, फिर चुनाव जीता जाता है, फिर किसान आंदोलन होता है, फिर उसके बाद में कोरोना आ जाता है, फिर बंगाल का चुनाव जीता जाता है, और फिर अभी हाल में जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के ऊपर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको जब बाहर आते हैं तो उनको टूल किट का नाम दिया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, विक्रम साहब से मैं जानूंगा, पूछूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि ये टूल किट जिसे हम आज नाम दे रहे हैं, ये टूल किट हम जैसे लोगों के लिए तो पिछले 20-25 साल से अलग अलग शक्लों में था। ये व्यवस्था में था, ये जुडिशरी में था, ये संसद में था, ये विपक्ष में था, ये हर जगह था। अब तो उसके धीरे धीरे वो बेनकाब हो रहे हैं, और इस बेनकाब करने में विक्रम सिंह साहब का नाम सबसे ऊपर होगा। मैं दावा देना चाहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह साहब को कि वो इस इशू के लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट को देश को बताएं, और क्या इसका इंपैक्ट होगा, और देश, सरकार और भारत राष्ट्र के नागरिक कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। विक्रम सिंह साहब, प्लेटफॉर्म इज ऑफ योर्स। धन्यवाद पुष्पेन जी, आपने बड़ी कृपा की कि मुझको मौका दिया इतने उम्दा और इतने वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म पे उपस्थित होने का। इस प्लेटफॉर्म पे आना एक खुशकिस्मती है, और मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया। बड़ी कृपा आपकी। मैं ये चाहूंगा कि अपने 36 साल के पुलिस सेवा के और एक आंतरिक सुरक्षा के विद्यार्थी होने के नाते जो नसीहतें मैंने ली हैं, जो नसीहतें मैंने पुलिस बलों को विभिन्न प्रांतों में और अपने प्रांत में दी है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के टूल किट नाम से जो चीज आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आज उसको हम टूल किट कह दें, जैसे भ्रष्टाचार में हम शिष्टाचार कह दें, रिश्वत कह दें, उत्कोच कह दें और ब्राइब कह दें, लेकिन नाम एक ही है, भ्रष्टाचार। टूल किट अगर हम कह दें तो इसकी चर्चा आज से नहीं, हजारों साल पहले, अगर पौराणिक काल में जाए तो महाभारत में शकुनी का एक उद्धरण आता है। जिन लोगों ने महाभारत देखी है उसमें शकुनी कहते हैं, भांजे कूटनीति एक अस्त्र है, इसका इस्तेमाल करना सीखो, और वाणी के विन्यास से भी ये भी कूटनीति है। अपने दुश्मन से भी जब बात करो तो ऐसे बात करो कि जबान से शहद घुली हुई निकलना चाहिए। चाइना का जो एक्सपर्ट है, और आज पूरे चीन का नहीं विश्व का माना जाता है, सन सू, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसका एक बहुत बड़ा मोनोग्राफ है, और इंपीरियल वॉर कॉलेज से लेकर के लंदन स्टाफ कॉलेज तक, सैंडस्ट और वुलिच के मिलिट्री एकेडमी में सन सू की जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाई जाती हैं। आर्ट ऑफ वॉर में सन सू कहते हैं कि डिसेप्शन एक बहुत बड़ी कला है युद्ध कौशल में, और युद्ध में इसका बहुत महत्व है।
दुश्मन को जब वो आगे बढ़े आप पीछे हटें, जब दुश्मन पीछे हटे तो आप आगे बढ़ें, और बायां हाथ न जाने दाहिना क्या कर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे कामयाब अगर कोई संगठन माना जाता है तो मोसाद को कहा जाता है। मोसाद की अगर आप किताबें पढ़ें, बाय वे ऑफ डिसेप्शन एक पुस्तक है, एक मोसाद एजेंट ने लिखी है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी जो कि गंभीर हो इस प्रकरण में बाय वे ऑफ डिसेप्शन जरूर पढ़े। आईएसआई के ऊपर भी जो किताबें हैं तो आप ये देखेंगे कि आईएसआई ने मोसाद से, वैसे तो जानी दुश्मन है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन सीखने में आईएसआई ने मोसाद के सारी अच्छाइयां ग्रहण की हैं और तौर तरीके बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किए हैं आईएसआई ने मोसाद से। और इसको अगर आप देखें भ्रम की स्थिति, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप आए, डॉक्टर गोइबल्स जो हिटलर के सूचना मिनिस्टर मंत्री थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी कौन सी चीज नहीं इस्तेमाल की भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने में, चाहे फॉल्स प्रोपेगेंडा हो, चाहे दैवी संपदा से बताना कि जर्मन दैवी संपदा से विभूषित हैं, या नॉस्ट्रडेमस की जो भविष्यवाणियां थी उनको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके पैम्फलेट के रूप में फ्रांस, इंग्लैंड और हर जगहों पे उसकी बौछार कर दी, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके जब आदमी का जहन कमजोर पड़ जाता है, आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है, मतभ्रम हो जाता है, तो ये मालूम पड़ जाता है कि एक कमजोर दिमाग के आदमी पे आक्रमण करके उसके ऊपर शरीर और मन मस्तिष्क पे संक्रमण जब फैलता है दुष्प्रचार का, तो उसको कब्जे में करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जिसका दिलो दिमाग दुरुस्त होता है उसके ऊपर कब्जा करना पुष्पेन जी आसान नहीं होता है। तो भ्रम फैलाना, आजकल एक चर्चा चल रही 1971 के बाद हम आ जाए, जब बांग्लादेश का वॉर चल रहा था, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, आईडब्ल्यू पे हम आ जाएं। अब हम आ जाते हैं जो ग्रॉस आज की हमारी चीज है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनका क्या महत्व है। आज आपने देखा होगा कि 54 करोड़ लोग व्हाट्सएप पर हैं भारत में, इसके अलावा 36 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं, करोड़ों लोग और प्लेटफॉर्म्स पे हैं। इनका जो कब्जा है फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज का, हम और कुछ पढ़े या ना पढ़े, अगर एक आप औसत भारतीय का आप सोशल मीडिया इंटरैक्शन देखें तो ये बताया जाता है, सामाजिक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि लगभग एक औसत भारतीय 2 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रहता है। ये तब है जबकि हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज गांव में नहीं है, ये तब है जबकि स्मार्टफोन्स हमारे यहाँ उनकी बहुत सीमित एक संख्या है। लेकिन ये सोशल मीडिया एक ऐसा औजार मिल गया है हमारी सरकार को भी, दुष्प्रचार करने वालों को भी, और राष्ट्र विरोधी तत्वों को भी। स्थिति बिल्कुल ठीक है। अगर हम देश प्रेम की बात करना चाहें, अगर हम जो अच्छे कार्य शासन प्रशासन कर रहा है उसकी बात करना चाहें, तो हमें पूरा मौका है, पूरा अवसर है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। आप 2 चीजें प्रासंगिक होंगी अगर आप देखें, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, इशरत जहां एनकाउंटर की बात की। जी 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 जी। यह सर्वविदित है कि ये लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स थे। यह सर्वविदित है कि डेनिस कोलमैन हेडली ने अपने इकबालिया बयान में इनका नाम लिया था। यह सर्वविदित है कि इशरत जहां की ऑबिट्यूरी पाकिस्तान के अखबारों में निकली थी, नमाज जनाजा की सूचना पाकिस्तान के अखबारों में दी थी। लेकिन हमारे यहां उसके अलमबरदार ऐसे थे कि इशरत जहां बिहार की बेटी हो गई, उसके लिए लोग रोने वाले पैदा हो गए साहब। हमारे कश्मीर में जो हमारे अफसरान और कर्मचारी मारे जाते हैं उनके लिए कोई रोने वाला नहीं है। बाटला हाउस में जो शातिर अपराधी आतंकवादी मारे जाते हैं उनके लिए बाल्टी बाल्टी आंसू बहाने वाले लोग हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में सराय मीर को तीर्थ स्थान बना दिया लोगों ने। पूरा मालूम पड़ रहा स्वर्गीय अमर सिंह से लेकर के जो बयानबाजी शुरू हुई यहां पर शीर्षस्थ नेताओं की, मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बिल्कुल अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो जाए। पुष्पेन जी की बहुत बड़ी गलती कर दी महेश चंद्र शर्मा ने, स्वर्गीय शहीद महेश चंद्र शर्मा ने, जो अपनी जान दे दी। बहुत बड़ी गलती की महेश चंद्र शर्मा ने। हमें उस बीच में ये लग रहा था कि वाकई बहुत बड़ी गलती हुई, महेश चंद्र शर्मा ने जाकर के जो वहां जान दे दिया, क्योंकि उनके लिए एक आंसू किसी ने नहीं बहाया। एक रिहाई मंच है यहां पर। रिहाई मंच का काम ही यही कि जहां पर देशद्रोही पकड़े जाएं तो उनके नाम खड़ा होकर के आंदोलन प्रदर्शन धरने कहें
और कहें गिरफ्तार करें। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ताकत को समझें, और देश के दुश्मनों ने इसको पकड़ करके इसको एक नए स्तर पे पहुंचा दिया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पुष्पेन जी पाकिस्तान हमसे बहुत आगे जा चुका है। अगर आप याद करें कि नॉन स्टेट एक्टर्स की परिभाषा कहां से आई है, FATF के ऊपर शिकंजा किस राष्ट्र के ऊपर कसा जा रहा है? पाकिस्तान के ऊपर। नॉन स्टेट तथा कथित एक्टर्स दुनिया को तबाह कहां से हो रहे हैं? पाकिस्तान से हो रहे हैं। और कश्मीर में उसको जो दूसरा रंग दे करके जो एक तौर तरीका बना लिया गया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स, और यहां पर होम ग्रोन टेररिज्म है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सबसे घृणित और दूसरा रूप है। पाकिस्तान से हमें शिकायत नहीं पुष्पेन जी, हमें पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है और दुश्मनी निभाना भी हम जानते हैं। दुश्मन के दांत तोड़ देना, चारों खाने नहीं आठों खाना चित कर देना हमको मालूम है कैसे किया जाता है। लेकिन हम उनका क्या करें जो वहां जाके उनके टुकड़ों पे पलते हैं, उनकी एम्बेसी की दावतों में जा करके दुम हिलाते हुए लार टपकाते हुए पहुंच जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, मेरी बातें कुछ अपरिमार्जित से होती जा रही हैं। मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा जिससे कि जरा मूड ठीक हो जाए। इसका इस्तेमाल छद्म युद्ध का औरंगजेब ने खूब भरपूर किया था। गलत सलत चिट्ठियां बना करके एक दूसरे के नाम की उनको बरामद करवा देना, एक दूसरे को लड़वा देना। औरंगजेब का यह षड्यंत्र, कूटनीति, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर औरंगजेब ने बखूबी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी और छत्रपति शिवाजी के खिलाफ राजपूतों के खिलाफ भी। सर जदुनाथ सरकार की अगर आप किताब पढ़े, औरंगजेब मास्टरपीस है, लेकिन सर जदुनाथ सरकार को आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जो कटु सत्य है, मैं 4 लाइन सुना रहा पुष्पेन जी जो उन्होंने शुरुआत में कहा है। By the very theory of its origin, the Islamic State is a theocracy. By the very theory of its origin, the Islamic State is a theocracy wherein the true king is God. Allah Mian. Zille Subhani. Wherein the true king is God and the earthly king merely his shadow. Zille Subhani जो हम कहते थे बादशाह सलामत को, shadow of God. And in such a state, to be a non-believer is no better than to compound with treason. और ऐसे राज्य में जो इस्लामिक स्टेट हो वहां पर गैर इस्लामी होना ये देशद्रोही से होना कम नहीं है। ऐसी किताब कौन पढ़ने को कहेगा? सर जदुनाथ सर का कौन पढ़ेगा? रोमिला थापर को पढ़ा जाए। अब ऐसे लेखकों की कहानी पढ़ी जाएगी जो समझौतेवादी है। सर जदुनाथ सरकार की किताबें अगर एक बार हर भारतीय के लिए मैं समझता हूं कि कंपलसरी होनी चाहिए शिवाजी और औरंगजेब पढ़ना, उनको मालूम पड़ जाएगा क्या जुल्म हमारे गुरुओं पे किए गए, क्या जुल्म मराठों पे किए गए, क्या षड्यंत्र रचे गए। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भला हो कि उन्होंने नाको चने चबवा दिया मुगलों को। By the very theory of its origin, the Islamic State is a theocracy wherein the true king is God and the earthly king is merely his shadow. And in such a state, to be a non-believer is no better than to compound with treason. इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम होना ही देशद्रोही होता है। ये सर जदुनाथ सरकार ने 1950 में लिखा था, आज की बात नहीं है, सर 50 की बात है ये। लेकिन सर जदुनाथ सरकार को हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया क्योंकि जो जो बातें उन्होंने कही थी ओरिजिनल कही थी, बिना लाग लपेट के कही थी। और इसलिए सर जदुनाथ सरकार का अब महत्व नहीं है। अब ऐसे ही लेखकों की जो JNU के उपसंस्कृत के पले बढ़े हैं, उन्हीं की किताबें, उन्हीं की विचारधारा वही ज्यादा प्रचलित रहेंगी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि कूटनीति षड्यंत्र में मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारे खाए पिए नेता पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तानियों से भी ज्यादा पाकिस्तान की बातें करते हैं, वहां के मंचों पे जाकर के अलंकरण स्वीकार करते हैं, आतिथ्य स्वीकार करते हैं। चलिए आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए, उसमें तो खैर दुश्मन का आतिथ्य स्वीकार करना उसका कोई औचित्य पे हम लोग बात करेंगे, उनकी एम्बेसी में जाकर के, लेकिन वहां जाकर के हमारे देश के विरोध में बात करना, वहां जाकर के हमारे नेताओं की बुराई करना, वहां जाके अपने ही मातृभूमि की आलोचना करना, इससे मैं सहमत नहीं हूं। और मैं संस्तुत करूंगा पुष्पेन जी, ऐसे लोगों के ऊपर लेखा जोखा होना चाहिए जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोगों की आतिथ्य स्वीकार करके, उनकी स्कॉलरशिप लेकर के, उनके 5 स्टार 7 स्टार आतिथ्य स्वीकार करके अमेरिका जाना, वहां जाके तथाकथित व्याख्यान देना। व्याख्यान ऐसा व्याख्यान नहीं होगा, बस जाकर के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की चर्चा कर देना और इसके अलावा वहां पर क्या खाया क्या पिया
जिसको कहना चाहिए कि दर्जा 2 पेडेस्ट्रियन लेक्चर जाकर के दे के चला आना और उसके एवज में जाकर के भारी धनराशि ऑनरेडियम में लेना। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की जो संख्या है उनके ऊपर ऑडिट, उनकी जानकारी होनी चाहिए। आखिर ये अकस्मात इतने धनाढ्य कैसे हो गए? और अगर कहीं बांग्लादेश में के सीमा के ऊपर अभी बंगाल में जो अत्याचार हुआ है उसके ऊपर तो किसी ने कोई बोली निकली नहीं, लेकिन इसके पहले अगर कहीं एक भी कत्ल हो जाता है, कहीं एक तरफा कत्ल हो जाता है, उसके ऊपर देखिए। अब हम आते हैं टूल किट के ऊपर। प्लॉट वही रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग होता है, तारीखें बदल जाती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन मोडस ऑपरेंडाई, जिसको मैं कहता हूं क्रिमिनल ट्राइब का एक मोडस ऑपरेंडाई होता है। वो अगर डकैती मुंबई में डालेगा तो मोडस ऑपरेंडाई वही रहेगा, दिल्ली में डकैती डालेगा तो मोडस ऑपरेंडाई वही रहेगा, चेन्नई में डालेगा तो भी मोडस ऑपरेंडाई वही रहेगा, कोलकाता में डालेगा तो भी वही रहेगा। अब अगर आपको भारत की बुराई करनी ही करनी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बुराई करनी ही करनी है, हमारे राष्ट्र की बुराई करनी है, हमारे आपके 10 मतभेद हो सकते हैं, हकीकत यह है कि मोदी जी हमारे निर्वाचित सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, जनादेश मिला है उनको। और किसी भी देश के सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री से मतभेद अगर हो तो अपनी जगह है, लेकिन उनका सम्मान करना ये हमारा धर्म है। और पीठ के पीछे अवांछित, अनावश्यक, अवांछित चर्चा करना, अनर्गल प्रलाप करना, ये किसी को शोभा नहीं देता है, विशेषकर भारतीयों को तो बिल्कुल ही नहीं देता है। अब हम आ जाते हैं टूल किट के ऊपर। टूल किट की मोडस ऑपरेंडाई बड़ी सीधी है। पहले तो क्राउड फंडिंग से चंदा उगाए, क्योंकि सबसे पहले जो है ये अर्थ जो है ये बड़े जल्दी पुष्पेन जी अनर्थ होने वाला है। इनकी काली करतूतें ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपने ये देखे, किसान आंदोलन ले लें, आप सीएए एजिटेशन देख लें, ऐसा एजिटेशन आपने नहीं देखा होगा कि अकस्मात, जिसको कहना चाहिए एजिटेशन, सारी जिंदगी मेरी बीत गई एजिटेशन हैंडल करते हुए, लेकिन बाहर एजिटेशन, शाम को सांस्कृतिक संध्याएं हो रही, बिरयानियां बट रही हैं, किसान के आंदोलन में साहब मालूम पड़े शराब बट रही है, और मेवा और दूध और दुनिया भर के व्यंजन जो कि मैं समझता हूं कि आप और हम भी शायद दस्तयाब हमें ना आपको ना होगा, वो हजारों लोगों को परोसा। आखिर ये पैसा कहां से आया? क्राउड फंडिंग के माध्यम से चंदा उगाही से। दूसरी पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं यहां बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है, अकलियतों पे, माइनॉरिटीज के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। हकीकत यह है कि जितनी सुखी माइनॉरिटीज, मेरे मुसलमानों में बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, और वो कहते जितना आराम से, जितना पुरसुकून तरीके से हम हिंदुस्तान में हैं, उतना हम सऊदिया में नहीं रह सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं रह सकते, दुनिया में कहने जितना कि हम हिंदुस्तान में रह सकते हैं। लेकिन ऐसे हमारे जो उदार दृष्टिकोण के, जो साफ दिल के मुसलमान हैं, उनको बोलने का मौका, उनको मंच नहीं दिया जाएगा। मंच दिया जाएगा उनको शर्जिल इमाम जैसे लोगों को, मंच दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो अलगाव वाली बातें करते हैं। लेकिन ऐसे मुसलमानों की संख्या कम नहीं इस देश में जो असली भारतीय हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जिनका पूरा समर्पण तन मन धन से राष्ट्र के प्रति, मैं एक नहीं हजारों मिसालें दे सकता हूं, लेकिन उनकी चर्चा हम नहीं करते हैं। और शर्जिल इमाम और इस तरीके के लोग जो जेएनयू काडर है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग से, हम इनको अब कह लेते टुकड़े टुकड़े गैंग पे हम आ जाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को आप ऑक्सीजन दे दीजिए, इनको पुष्प और पल्लवित करा दीजिए, और पुष्पित और पल्लवित कराने के बाद इनको एक मंच दे दीजिए। किसान आंदोलन हो रहा है और वहां पे शर्जिल इस्लाम पहुंच गए। वो कब से किसान हो गया? उनको क्या मालूम कि चने की खेती में और गेहूं की खेती में क्या अंतर होता है, किसमें खाद यूरिया पड़ती है, किसमें नहीं पड़ती है, कब पानी दिया जाता है, कब हार्वेस्टिंग होती कैसे, कंबाइन हार्वेस्टर में और हल में क्या अंतर होता है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सीए एजिटेशन हो, किसान आंदोलन हो, ये वो कुकुरमुत्ते हैं, ये हर जगह प्रकट हो जाते हैं। इनका प्रागट्य ऐसी ही सड़ी गली जगहों पर हो जाता है जहां पर आप देखेंगे कि इनको मौका मिल जाता है, इनको एक वातावरण मिल जाता है कि जहां पर ये अपनी अनर्गल बातें, राष्ट्र विरोधी बातें कहने के लिए इनको एक मौका मिल जाता है। तो एक वातावरण को दूषित करना, वातावरण को प्रदूषित करना, ये इनके एक मिजाज और तबीयत में एक मोडस ऑपरेंडी का पॉइंट नंबर 2। पहला हुआ क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के बाद डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। दूसरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देना, और हमारे यहां करीब 100 एक
रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का एक, मैं कहूंगा, समूह है। अब भगवान जाने उनकी क्या मजबूरी होती है। एक तरफा उनकी सिंपैथीज, उनकी सहानुभूति, उनकी संवेदनाएं एक तरफा रहती हैं। एक ही वर्ग विशेष, एक ही पक्ष और एक ही प्रकरण में। कश्मीर में हमारा नरसंहार हो जाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमारे सैनिक मार दिए जाए, आंख निकाल ली जाए, आंख निकाल ली जाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आतंकवादी हमला हो जाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मॉब लिंचिंग गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन सहानुभूति दोनों तरफ होनी चाहिए, सहानुभूति एक तरफा नहीं होनी चाहिए। वरना इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, दिमागी बेईमानी। एक होती है फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी, ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आपकी सारी संवेदना एक तरफा है, तो हम तो ये भी कहें कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई समझौता कर लिया है कि आप चिट्ठी बना करके भेजने के लिए, अवार्ड वापस करने के लिए, और इसके ऊपर अनुसंधान होना चाहिए पुष्पेंद्र जी की जो अवार्ड वापसी गए हैं, अवार्ड के साथ साथ कुछ भत्ते भी मिलते हैं। जो भत्ते मिलते हैं, क्या आपने भत्ते रोक लिया, आपने लेना बंद किया कि नहीं किया आपने? या जनता को दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा कि हम अपने अवार्ड वापस करते हैं? 3 बार अवार्ड वापसी हो चुकी है पिछले 5 सालों में। और मैं जानना चाहूंगा क्या एक ने भी अपने भत्ते लेने से इनकार कर दिया कि भत्ते तो लेते जा रहे हैं, लेकिन अखबार में हमने देखा हमने अवार्ड वापस कर दिया? अगर आपने अवार्ड वापस कर दिया तो आपको भत्ते लेना भी, नैतिकता यह है कि आपको अवार्ड भी नहीं लेना चाहिए। फिर उसके साथ जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, ऑनरेरियम है, वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होगा जो जिसने भत्ते लेने से इनकार कर दिया हो। अब हम आते हैं चिट्ठी लिखने पे। वही एक गिरोह है। अब गिरोह में कह रहा हूं, मुझसे वरिष्ठ भी हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि मेरे मन में आपके प्रति अब कुछ सम्मान और निष्ठा नहीं बची है, क्योंकि मैंने जब देख लिया, निष्ठा आती है आपकी ईमानदारी से, वरिष्ठता से नहीं आती है। वरिष्ठता से ठीक है, मैं कोई असम्मानजनक बातें नहीं कहूंगा, लेकिन जो सम्मान जिसमें ऊंचे पद पे रखता था, वो स्थान आपने खो दिया है। क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से या हर प्रकरण में आपकी सहानुभूति और आंसू बहते, तो मैं आपको सलाम करता। आपने एक तरफा तरीके से बहाया, ये इनका है। एक ब्यूरोक्रेट्स का समूह, एक आइकॉनिक लोग हैं। जो आइकॉनिक लोग हैं वो एक्टर एक्ट्रेसेस भी हो सकते हैं, फिल्म स्टार्स हो सकते हैं, स्टेज वाले हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, तमाम राइटर्स हैं ऐसे, तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। और लिट फेस्ट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लिट फेस्ट के तमाम जो क्रियाशील लोग हैं, आपने देखा होगा CAA एजिटेशन में जाकर के नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया करते थे, नशिस्त किया करते थे, मुशायरे होते थे साहब। ऐसा आंदोलन मैंने नहीं देखा कि शाम को पूरा भाव भंगिमा वातावरण बदल जाता था। वहां पे बिल्कुल मालूम पड़ता था जैसे एक रूरल मेला, दिल्ली हाट का दूसरा भाग 2 चल रहा है वहां पर CAA एजिटेशन। ये आखिर फंडिंग कहां से आती थी? क्राउड फंडिंग से पैसा आया। आपने भी सुना होगा कि PFI से 120 करोड़ रुपए आए थे, क्राउड फंडिंग से पैसे आए थे। वरना एक दिन कोई खिला सकता है, 2 दिन खिला सकता है, 3 दिन, लेकिन महीनों महीनों हजारों लोगों को, और चॉइसेस्ट ऑफ फूड, चॉइसेस्ट ऑफ जो कवि और जो शायर आने के लिए 50-50 हजार रुपए लेते हैं। मुझे मालूम है वो निःशुल्क नहीं आए होंगे, पूरी फीस ली होगी, TADA लिया होगा। ये आंदोलन हवा में नहीं होता, वैक्यूम में नहीं होता पुष्पेंद्र जी। इसके जो खर्चे थे किसने उठाए थे? और अगर खर्चे उठाए थे तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? बहरहाल PFI के बारे में तो ED जांच कर रही है, अच्छी बात है। पूरे एजिटेशन की रूपरेखा इंटेलिजेंस के रडार पर है, अच्छी बात है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहूंगा कि टूल किट को आपने, जब मैं आप कह रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट के ऊपर कह रहा हूं कि जब किसान आंदोलन हुआ था, मेरी बहुत संवेदनाएं और सिंपैथीज थी किसानों के साथ, खुद भी किसान का बैकग्राउंड रहा। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो घटनाएं हुई, सारी सिंपैथी समाप्त हो गई उसी दिन से। कि जिसने तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिसने हमारे राष्ट्रीय पर्व का सम्मान नहीं किया, मैं उसका सम्मान नहीं करता हूं। एक सैद्धांतिक बात है। और इस चीज के पीछे जाना पड़ेगा कि उनको किसने मौका दिया कि लाल किले पे जाके चढ़ाई करके तिरंगा उतार के आपने दूसरा झंडा लगाया। इसके पीछे कौन सी ताकतें थी, और इन ताकतों का अनावरण होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही पुष्पेंद्र जी, अगर आप गौर करें
कि 26 जनवरी के बाद भी आज आंदोलन चल रहा है। यही आंदोलन पहले भी चले हैं, यूपी के लोग हैं ये, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, पता लगा ले, यही आंदोलन जब यूपी में चले थे, ऐसे हालात पैदा हो गए थे, तो ये आंदोलन कैसे खत्म हुआ। मैं अपनी बात को इस प्रकरण में किसान में समाप्त करता हूं। आप क्यों नहीं समाप्त कर रहे? अब आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट जाएंगे। अभी तो 26 जनवरी का ट्रेलर आपने देखा, कि आपने कहा कि हम अपने ट्रैक्टर को टैंक बना देंगे। अभी तो आपने कहा कि हम पार्लियामेंट को जाएंगे और हमारा आंदोलन चलेगा 2024 तक। इसका मतलब आंदोलन नहीं, आपके तो इरादे दूसरे हैं। फिर तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, फिर तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस संक्रमण काल में, पैंडेमिक काल में, आपको मालूम है किसानों की मौत हो रही है और आपके धरना स्थल पे गैंग रेप तक हो गया है। क्या आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य है? अब सारी बातें अगर हम टूल किट पे आ जाए तो आपके प्रदेश आपके सामने आ जाएगा। क्राउड फंडिंग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, डिसइंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देना, इंडियन वायरस कह देना, इंडियन वर्षन वायरस कह देना, जो लाशों का निस्तारण हो रहा है, नहीं हो रहा है। पुष्पेन जी, आपसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। ऐसी भयावह स्थिति न आपने देखी होगी न मैंने देखी होगी। जो सरकार सीमित संसाधनों से कर सकती वो कर रही है। हो सकता है कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हैं, लेकिन वो त्रुटियां हमारी हैं, हमको ही उसको देखना है। हम उन लाशों के ताबीज बना करके कनॉट प्लेस में और 11th बुलेवा में और नाइट्स ब्रिज में उसके ताबीज बना के बेचने का हमें कोई हक नहीं है। और वही हमारा करने का मंसूबा था, इन लाशों के ताबीज बना करके, इनकी कफनों के ताबीज और मोमेंटोज बना करके हम पूरी दुनिया में उसका प्रचार प्रसार करें। इतनी निर्लज्जता, इतनी बेहयाई भी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। अब आ जाइए टूल किट के किस तरीके से हम भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। डॉक्टर गोयबल्स ने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि एक ही झूठ को जब 100 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। तो एक ही झूठ को जब 100 बार 100 तरीके से बोला जाएगा, 100 दिशाओं से बोला जाएगा, तो पुष्पेन जी वही सच मालूम पड़ने लगता है। वो एक भ्रम की स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोग उसको पहले झूठ, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न हुई, सम्मोहन के बाद भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, भ्रम के बाद वो कह देते हैं कि हाँ नहीं कुछ तो सच्चाई है इसमें। एक ही झूठ को 100 बार बोलने से वो मालूम पड़ने लगता है कि एक बार एक महानायक कहता है कि ये लाल दंतमंजन लगाइए, आपके दांत वज्र की तरह हो जाएंगे। अरे महानायक, तुम्हारे दांत तो वज्र की तरह हुए नहीं। महानायक ने दिन में 4 बार कहा, तो एक बार हम भी बना लेते हैं, हम भी लाल दंतमंजन मंगा लेते हैं। लाल दंतमंजन आ गया, आधा काम तो वैसे ही पूरा हो गया। उसके बाद महानायक ने जब 3 महीने लगातार कहा तो ये भ्रम की स्थिति बिल्कुल पुख्ता हो जाती है, क्योंकि महानायक ने कहा हमने मंगा लिया लाल दंतमंजन, तो लाल दंतमंजन ही जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ दंतमंजन है। वो झूठ एक सच में परिवर्तित हो गया। वही चीज आज हम लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं पुष्पेन जी। एक ही झूठ को 10 जगह से, और उसके पीछे क्या सत्ता लोग। रजनीश ने कहा था, वाक्य थोड़ा अपरिमार्जित है, क्षमा कीजिएगा, राजनीति मनुष्य की सबसे नग्न अवस्था है। राजनीति पहले भी मैंने देखी है, मैंने बहुत अच्छी राजनीति देखी है। ऐसे लोगों को देखा है जो महामानव देव तुल्य हैं। ऐसे ऐसे राजनीति को मैंने देखा था कि जो खादी के अलावा उन्होंने कोई कपड़ा स्पर्श नहीं किया। और मैंने उनको भी देखा था कि चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद सेकंड हैंड फिएट पे चलते थे। मैंने उनको भी देखा था, और आपके सामने मिसाल है लाल बहादुर शास्त्री की, एक ट्रेन एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया। और ललिता जी को कहा था कि अब देखो मैंने इस्तीफा दे दिया है, अगर दाल बने तो सब्जी न बने, सब्जी बने तो दाल न बने, क्योंकि मैं खर्च हम लोग अब उठा नहीं पाएंगे। आज तो ग्राम प्रधान का ये 7 पुष्ट का इंतजाम हो गया है। तो पुष्पेन जी, इस तरीके की अगर कटु राजनीति हमें करनी है कि हमको चाहे हमें सत्ता प्राप्त करनी है, उसके लिए चाहे कितने भी भ्रम, कितना भी झूठ, कितना भी फ्रेम, देश के दुश्मनों, राष्ट्र विरोधी तत्वों को भी अगर हमें आगे करना पड़े, जातीयता को आगे बढ़ाना हो, भले ही अगर कोई सरकार अपने स्वाभिमान के लिए लोगों को आत्मविश्वास जागृत करा रही है, उनमें स्वाभिमान जागृत कर रही है,
उनको हमें डिमोरलाइज करना है, उनको हमें किसी भी तरीके से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके उनके बारे में एक भ्रम पैदा कर देना है,